के वीडियो में हमने सीखा था। हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सीखा था कि रासायनिक समीकरण लिखना तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखने के लिए हमें संकेतों की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बारे में जानकारी के लिए हम पेज नंबर 6 पर आज हैं, विज्ञान की कक्षा 10 के, और 7वां चरण पढ़ रहे हैं जिसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना। आइए शुरू करते हैं। सबसे मुख्य बात अपन यहाँ देख रहे हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखने ने। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखने में हमें, जैसे कि कोई द्रव अवस्था में है, कोई ठोस अवस्था में है, कोई गैस अवस्था में है, कोई विलयन अवस्था में है, तो उन्हें किस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके ऊपर ही लिखा है कि ऊपर लिखे हुए संतुलित समीकरण की 1.2 की सावधानी से जांच की जाए। इस समीकरण से हमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं है और रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों को गैस, द्रव, जलीय, विलयन, ठोस अवस्था में क्रमशः, जैसे गैस है तो G लिख देंगे कोष्टक में ब्रैकेट में, लिक्विड द्रव है तो L लिख देंगे, जलीय विलयन है तो AQ लिख देंगे, ठोस है तो S लिख देंगे, से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। तो जलीय घोल के रूप में रहेंगे तब हम AQ इसमें लिखेंगे। ठीक, अब हम समीकरण की ओर चलते हैं। यह समीकरण दिया गया है, देख रहे होंगे आप। संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ दिया गया है Fe4H2, Fe3O4 और 4H2। इनको अवस्था में दर्शाने के लिए इसमें बताया गया है। यहाँ पर जो साइन बना के लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है S, यहाँ लिखा गया है G, यहाँ लिखा गया है S और यहाँ लिखा गया है G। तो ये क्या है, Fe यहाँ पर सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। G तो यहाँ बात करेंगे तो ये गैस अवस्था में है, ठीक, जल। और यहाँ पर जो Fe3O4 है वो ठोस अवस्था में है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन ली आ रही है वो गैस अवस्था में है, ठीक। मैं आपको इसमें पढ़कर भी दिखा देता हूँ। वास्तव में ध्यान दीजिए, समीकरण 10.1 अर्थात 10.1 से तात्पर्य जो अभी हमने समीकरण देखा है वो समीकरण 10.1 ही है। और इसमें बताया गया है कि यहाँ में H2 के साथ G चिन्ह का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, अर्थात जल भाप के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया सकता जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट अभिक्रिया में आप नीचे वाली अभिक्रिया में देखोगे, यहाँ बताया गया है नीचे वाली अभिक्रिया अर्थात 1.11 में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि तीर के निशान के ऊपर कुछ सिंबल बने हुए हैं, अर्थात लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ देखेंगे 340 ATM लिखा, तो 340 ATM क्या है, दाब है, वायु दाब है जो तीर के निशान के ऊपर लिखा गया, अर्थात यह अभिक्रिया 340 ATM के ऊपर वायुमंडलीय दाब के ऊपर संपन्न होती है, जो उसे लिखकर उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। ऐसे ही क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, उसमें ऊपरी साइड पर लिखा है सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखा है क्लोरोफिल। ये इन दोनों की प्रेजेंस में संभव होती है, इसलिए इनको लिखा गया है। तो ये भौतिक अवस्था है। समीकरण को पूर्ण रूप से पूर्ण बनाने के लिए इन भौतिक अवस्थाओं का प्रयोग भी किया जाता है या भौतिक दशाओं का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसके बाद आएंगे जो पाठ्यगत प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं। पाठ्यगत प्रश्न में सबसे पहले यहाँ दिया गया क्वेश्चन में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है।
मैग्नीशियम रिवेन की चर्चा करते हैं तो मैं इसके क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ, आंसर की ओर इसको। ठीक, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, डायग्राम में आपको बताया गया है, चित्र में आपको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से मैग्नीशियम के फीते को चिमटे की सहायता से पकड़कर स्पिरिट बर्नर की लौ में गर्म करके इसे जलाया जा रहा है। ठीक, जब मैग्नीशियम के रिबन को यहाँ जलाने की बात चल रही है, लेकिन साथ साथ में हम ये कह रहे हैं मैग्नीशियम के रिबन को दहन से पूर्व या जलाने से पूर्व उसे साफ क्यों किया जाता है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पूर्व साफ इसलिए करना पड़ती है कि मैग्नीशियम पर कार्बोनेट व ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। ये दोनों परतें उसके ऊपर जमा होने के कारण वह शीघ्रता से जल नहीं पाता, जलने में उसे कठिनाई होती है। इसीलिए साफ करके अर्थात इसे रगड़ कर साफ करते हैं तो जो कार्बोनेट की जो परत है वो वहाँ से हट जाती है और वह शीघ्रता से जलने लगता है। ये है इसका मुख्य उत्तर कि कार्बोनेट व ऑक्साइड व धूल आदि कणों की परत को साफ करने के लिए या हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम का जो रिबन है, या फीता है, या तार है, वो अच्छी तरीके से जल सके पूर्वक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है तो हमें इसके बारे में संकेत पता होना चाहिए कि क्या इसके संकेत हैं, हाइड्रोजन का क्या संकेत है, क्लोरीन का क्या संकेत है। इसके बाद ही हम यहाँ पर ऐसे लिख पाएंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत जिसे हम H2, ठीक, क्लोरीन को आप Cl2 के नाम से, संकेत के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर हम एरो लगा देंगे। इसके बाद बात कर रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो हमें HCl यहाँ पर बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब वैलेंसी हमें देखना है तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले वैलेंसी में कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ में 2 ऐड है, या भी इसके क्लोरीन के भी 2 परमाणु इसमें मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ हम क्लोरीन और हाइड्रोजन की संख्या को 2 करने के लिए इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो अगला जो सही समीकरण होगा, आपका संतुलित समीकरण होगा, वो ये समीकरण होगा H2Cl2 एरो और यहाँ Cl लगा, इसके आगे आप 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर अपन विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो बेरियम क्लोराइड का हमें सूत्र पता है, तो बेरियम क्लोराइड का हम सूत्र लिख देते हैं। बेरियम क्लोराइड में BaCl2 ये इसका सूत्र है, फिर प्लस लगाएंगे, लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का हमें सूत्र पता है तो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिख देते हैं। ठीक, जो हमने एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिख रहे हैं Al2, ये सल्फेट SO4 और थ्राइस, ये अपने 3 बना दिए यहाँ पर, ये सब सूत्र हो गया। इसके बाद क्रिया के बाद तीर लगाने की बात कर रहा है, फिर बोल रहा है बेरियम सल्फेट, अर्थात यहाँ पर बनना क्या है तो वो अपने यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेरियम सल्फेट बनेगा, तो बेरियम तो हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो आप देखेंगे कि ये हमारे पास बेरियम मौजूद है। साथ साथ में सल्फेट, तो सल्फेट हमारे पास ये मौजूद है। तो SO4 Ba के साथ में चला जाएगा, तब हम इसे नोट कर लेंगे कि Ba के साथ में SO4 जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है साथ साथ में ये अगला के एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बनाना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना, तो एल्यूमिनियम कहाँ है हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम को अलग संकेत से देखते हैं अपन। तो एल्यूमिनियम हमारे पास ये है, एल्यूमिनियम की संख्या हमारे पास 2 है। ठीक, Ba की संख्या 1 थी और क्लोराइड भी 2 है, तो यहाँ पर ये क्लोराइड इसके साथ में जाएगा। लेकिन सीधे सीधे हम कहेंगे क्लोराइड और एल्यूमिनियम की संयुक्ता बराबर नहीं होती। सबसे पहले लगाएंगे प्लस, तो एल्यूमिनियम की संयुक्ता की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम की संयुक्ता होती है +3, अर्थात एक अकेला ही 3 क्लोरीन को जोड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है
तो 2 एल्यूमिनियम है तो स्वाभाविक है यहाँ 3 दूनी 6 धनावेश हो जाए, अर्थात ये दोनों ही 6 क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। तब सूत्र हो जाएगा AlCl3। एक अकेला 3 को जोड़ेगा, 2 कितने को जोड़ देंगे, 6 को जोड़ लेंगे। मैंने 2 का गुणा कर दिया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, वैलेंसी पूरी करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर Cl की संख्या कितनी है उसे पूरा करते हैं। Cl की संख्या को देख लेते हैं। Cl की संख्या यहाँ पर 2 है और यह Cl की संख्या 3 दूनी 6 है। अब इस समीकरण को संतुलित करने की बारी आती है, तो इस समीकरण के ढांचे को हम संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऐसे ही इसे लिख देता हूँ, BaCl2, फिर यहाँ लिखेंगे हम Al2SO4, तीर का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे BaSO4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे Al3। ठीक, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने 2 लगा दिया। अब 2 लगाने से यहाँ एल्यूमिनियम की संख्या हुई 6, तो यहाँ पर मुझे एल्यूमिनियम की संख्या 6 करने के लिए यहाँ मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब हो जाएगी ये 3 दूनी 6 एल्यूमिनियम हो जाएगी। ठीक, अब ये बेरियम की संख्या बढ़ गई। बेरियम की संख्या बढ़ गई तो हम जानते हैं कि ये सल्फेट कितने हैं। यहाँ सल्फेट की संख्या दी गई है आपको, सल्फेट की संख्या यहाँ पर आपको 3 दी गई है। देखिए सल्फेट तो 3 है सही, हमें Ba और 3 करना है, तो काम बन जाएगा। तो Ba को जैसे ही आप 3 लिखोगे तो Ba भी 3 हो जाएगा और सल्फेट भी 3 हो जाएगा। ये आपके इस प्रकार से समीकरण पूरा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सोडियम जल, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ सोडियम का संकेत हमें लिखना है, तो सोडियम का संकेत हम लिख लेंगे, सोडियम का संकेत Na प्लस जल, तो जल हम यहाँ लिख देंगे H2 का जल का रूप होता है, ये ठीक सूत्र है। और फिर लगाने के लिए बोल रहा है एरो लगा देंगे, फिर बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप यहाँ देखें NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, प्लस हाइड्रोजन बोल रहा है, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दी प्लस, हाइड्रोजन का संकेत इस प्रकार से। अब यह देखते हैं कि वैलेंसी पूरी हुई या नहीं हुई, यह देखने के लिए कि सबसे पहले तो Na की संख्या अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि Na की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1। यहाँ भी Na की संख्या, सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 और 2 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमें बैलेंसी पूरी करने के लिए जरूरी है कि इनमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़े। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे अगले सूत्र में, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की संख्या को पूरा करने के लिए करते हैं कि Na, ये आपने लिखा है, फिर आपने लिखा है H2, एरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ NaOH प्लस H2। यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पर कितनी है, 2 और 1 3 है, तो आपको मैं अलग तरीके से कोष्टक में बंद करके, ब्रैकेट बंद करके बता देता हूँ इसे। ये 2 और 1 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हमें बराबर संख्या कर रहा है दोनों ओर। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसके सामने 2 ऐड करता हूँ, जैसे ही हमने 2 का गुणा किया, ये हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब मैं ऑक्सीजन की संख्या पूर्ति करने के लिए 2 यहाँ लगा दूंगा, तो 2 हो जाएंगे Na, 2 हो गई ऑक्सीजन, 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पर पहले से मौजूद है, ऑक्सीजन पहले हो ही चुकी है। अब 2 Na की बात आ रही है, तो अगले स्टेप में यदि अपन चले या फिर यहीं पर इसमें अपन 2 लगा दें, तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, अर्थात उनकी अवस्थाओं के बारे में भी हमें जानकारी देना है। अवस्थाएं वैसे अधिकतर इसी में लिखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड अर्थात जल में बेरियम क्लोराइड घुला है, अर्थात उसका विलयन बना हुआ है। ठीक, तो विलयन को हम AQ लिखेंगे,
यहाँ इसे AQ की संख्या देंगे अवस्था में। सोडियम सल्फेट के विलयन विलयन अवस्था में यहाँ भी हम AQ लिखेंगे भौतिक अवस्था में। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाएगा, यहाँ भी AQ लिखेंगे। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता, अपक्षेप यहाँ आएगा वहाँ S लिख देंगे, सॉलिड लिखेंगे। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पहला चल रहा है इसमें बेरियम क्लोराइड को देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है, चूँकि भौतिक अवस्था साथ में लिखना है तो कोष्टक लिखेंगे, AQ लिखेंगे कोष्टक में, फिर प्लस लगा देंगे। प्लस के बाद आप लिखेंगे सोडियम सल्फेट दिया है, सोडियम सल्फेट का विलयन, सोडियम सल्फेट का सूत्र लिख दीजिए Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र है। कोष्टक में लिख देंगे AQ क्योंकि ये जलीय विलयन अवस्था में है, ठीक। फिर लगाएंगे आप एरो, अभिक्रिया हो रही है आगे। फिर बनता है सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो पहले सोडियम क्लोराइड का विलयन बना लीजिए, ये सोडियम क्लोराइड का विलयन बन जाएगा NaCl, अर्थात ये भी AQ में लिखा जाएगा, विलयन अवस्था में है। प्लस लगाएंगे। इसके बाद बोल रहा है बेरियम सल्फेट का अपक्षेप, तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है, बोलिए कि किस प्रकार से बनेगा, यहाँ से ये तो बेरियम आ जाएगा और ये जाएगा सल्फेट SO4, तो यहीं पे बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बन जाएगा। जी देखिए BaSO4, ये बेरियम सल्फेट का अपक्षेप, और यहाँ लिखना है हमें कोष्टक में S, ठोस अवस्था में है इसलिए, और अपक्षेप बना है तो हम उल्टे तीर के निशान के द्वारा भी इसे दर्शा सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से। जो हमारे पास बचा है उसमें आप देखेंगे हमारे पास सोडियम बचा हुआ है, क्लोरीन बचा है। हमारे पास 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसमें 2 का गुणा कर दें। किस सूत्र में, ये इस सूत्र में जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा सूत्र कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ आगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 2 Na हो जाएंगे और 2 Na हो जाएंगे और 2 क्लोरीन हो जाएंगे। ये हमारा संतुलित समीकरण बन जाएगा। ये है हमारा संतुलित समीकरण। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, यदि कोई क्वेश्चन परेशान करता है इस प्रकार से, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स रूप में, फिर मैं आपको उसकी क्वेरी के द्वारा उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा, जरूर से जरूर। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दूसरा है, नंबर 1 ही लिखा है ऐसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन जल में बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें समीकरण के रूप में दर्शाना है। समीकरण के रूप में जब हम इसे दर्शाएंगे तो हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से हमें इसे लिखना है भौतिक अवस्थाओं को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम लिखेंगे तो हमें ये जानकारी है कि सोडियम का संकेत Na है और हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर होता है OH। ये काय के रूप में है, विलयन अवस्था में है, इसीलिए हम यहाँ इसे AQ के रूप में लिखेंगे। प्लस फिर दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी विलयन अवस्था में है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl ये लिख दिया हमने, और ये भी विलयन अवस्था में है तो इसे भी हम एक्वेटिक अवस्था में जलीय AQ लिख देंगे। इसके बाद अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है हम देख लेते हैं कि ये तो हो गया सोडियम, और साथ में यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ये हो गया क्लोराइड, ये NaCl बन जाएगा। NaCl को हम लिख देते हैं सबसे पहले, ये NaCl बन गया, और ये भी विलयन अवस्था में है तो हम यहाँ लिखेंगे AQ। प्लस इसके बाद हमारे पास बचा है, आप इसमें देख पा रहे होंगे जो हमारे पास बचा है, एक तो हमारे पास OH बचा है और दूसरा बचा है H, ठीक। तो H में आप देख रहे हैं H की संख्या हमारे पास 2 हो चुकी है, तो इसे हम लिख सकते हैं H2, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो इसे लिख सकते हैं O। तो जो है H2O, और H2 यहाँ बन रहा है, जल बनते हैं तो मतलब ये लिक्विड रूप में आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ लिख देंगे। ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। यह है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित समीकरण है इसका।
अगले पेज का अध्ययन हम अगले दिन करेंगे, कल। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें।